बच्चों, आज हम आपके अर्थशास्त्र के अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को समझेंगे। मैं ज्योति सिंह और जबलपुर से। आप मेरे साथ पाठ समझने के लिए अपनी पुस्तक और कॉपी जरूर खोल लें, जिससे आपको पाठ का प्रत्येक बिंदु अच्छे से समझ आ सके। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उनके क्षेत्रक या घटक को जानना आवश्यक है। क्षेत्रक का वर्गीकरण इस पाठ में अनेक मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है। इस अध्याय में हम 3 प्रकार के वर्गीकरण समझेंगे, जिसमें सबसे पहला है आर्थिक क्रिया के आधार पर, नियोजन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। आर्थिक क्रिया के आधार पर भी 3 वर्गीकरण हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। इसी प्रकार नियोजन के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है: संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। आपको ये वर्गीकरण बहुत सरल लगेंगे जब आप मेरे साथ पूरा वीडियो को समझेंगे। आप ये मत सोचिए कि ये इतने तरह से वर्गीकरण है, इसको कैसे समझना है। ये सारी चीजें आप अपने आसपास के वातावरण को देखकर और पुस्तक से आप समझ सकते हैं। इस पाठ को समझने के लिए आप अपने आस पड़ोस रिश्तेदार के बारे में विचार करिए कि आपके जितने पहचान वाले हैं सभी कोई ना कोई काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि कुछ लोग खेती का कार्य कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई कहीं किसी ऑफिस में नौकरी कर रहा है। तो इस तरह से आज जो हम पाठ पढ़ेंगे, आज का जो वीडियो है, इसमें आपको ये इमेजिन करना है, आपको ये सोचना है कि आपके अड़ोस पड़ोस के लोग किस तरह के काम करते हैं। आपके बुक में जैसे ये दिया हुआ है चित्र, ये पोस्टमैन का चित्र है। ये क्या करता है? ये पोस्टमैन क्या करता है? हमारी चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। ये किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बस ये अपनी सेवाएं देता है, चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान। अब पोस्टमैन तो शायद आप कम देखते होंगे। आप ऑनलाइन चीजें ऑर्डर करते हैं, वस्तुएं कोई भी खरीदते हैं, कोई भी सामान मंगाते हैं, तो कुरियर वाला आपके यहाँ आता है। तो जिस कंपनी से आप सामान मंगाते हैं, वो कंपनी वाला उनको सामान देता है और कुरियर वाला सामान को आपके घर तक पहुंचाता है। तो इस तरह से कुरियर वाला भी एक तरह से आपके लिए सेवाएं देता है। इसी प्रकार ये चित्र दिया हुआ है एक कुली का। कुली भी आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में। ये क्या करते हैं? कुली हमारा सामान उठाकर हमारी मदद करते हैं। और आपने खेत भी देखे होंगे। खेत में क्या होता है? गेहूं का उत्पादन, चावल है, कपास का उत्पादन। तो यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसी प्रकार यदि आप कुम्हार को, यहाँ आपके बुक में ये चित्र भी दिया हुआ है। कुम्हार क्या करते हैं? कुम्हार मिट्टी से ईंट बनाते हैं या ये छत में डालने वाले खपरे का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये भी किसी वस्तु का उत्पादन करने में लगे हुए हैं। इसके बाद एक चित्र और दिया हुआ है। यहाँ पे ये मैडम की दुकान है। ये मैडम क्या कर रही हैं? ग्राहक को वस्तुएं दिखा रही हैं, कपड़े दिखा रही हैं। तो ये भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये शर्ट और स्वेटर या सूट नहीं बना रही। ये क्या कर रही हैं? केवल जो कंपनी से माल तैयार है, इस माल को केवल ग्राहक तक पहुंचा रही हैं। तो आपने देखा कि ये सभी चित्र में आपको ये पता चल गया कि कुछ लोग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और कुछ लोग अपनी सेवाएं देते हैं। आर्थिक कार्यों के आधार पर हम क्षेत्रक को 3 वर्गों में विभाजित किए हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। मैंने बुक का ये पेज इसलिए आपको चित्र में यहाँ दिखाया है। यदि आपने ये जो आपके बुक का ये चित्र दिया हुआ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यदि आपने इसको ध्यान पूर्वक देख लिया तो आपको पूरी पुस्तक अच्छे से ये वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। ये पहला ऊपर दिया है आपका प्राथमिक क्षेत्रक कृषि, अर्थात प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादन करता है। ये जो प्राथमिक क्षेत्र है क्या करता है? प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करता है। चित्र में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अनाज दिया हुआ है, कपास दिया है, एक गाय बनी हुई है। ये अयस्क का चित्र है और ये पेड़ का यानी जंगल का। तो इस तरह से प्राथमिक क्षेत्रक
जो होता है ये पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होता है और प्राथमिक क्षेत्रक से ही द्वितीयक क्षेत्रक की वस्तुएं का निर्माण होता है। यानी द्वितीयक जो क्षेत्रक है किस पर आधारित है? प्राथमिक क्षेत्रक पे। प्राथमिक क्षेत्रक से जो वस्तुएं बनती हैं उसका पुनर्निर्माण करके कोई और वस्तुएं बनती हैं। जैसे यहाँ पे कपास है, कपास से शर्ट बन गई, या भेड़ है तो भेड़ से के बाल से ऊन बन जाएगा, ऊन से स्वेटर बन जाएगी। यहाँ कार दिया है, वनों से क्या बन जाएगी? चेयर बन जाएगी। इसीलिए इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्राकृतिक वस्तु का पुनः उद्योग में या घर में निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से प्राथमिक क्षेत्रक पर ही कौन सा क्षेत्र निर्भर होता है? द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करता है। जैसे कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में, आपको यदि आपके यहाँ 1 कुंटल गेहूं हुआ है तो आप उसको बाजार तक कैसे पहुंचाएंगे? आपको उसके लिए ट्रक या ऑटो की जरूरत होगी, यानी परिवहन के साधन की जरूरत होगी। या आपके यहाँ सब्जी का उत्पादन हो रहा है तो उसको बाजार तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? परिवहन करेगा। और वहां पर उसको बेचने का काम कौन करेगा? सब्जी बेचने वाला करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक कंप्यूटर बना हुआ है। तो इस तरह से ये जो तृतीयक क्षेत्रक है ये प्राथमिक और द्वितीयक पर निर्भर नहीं है, परंतु यह जो तृतीयक क्षेत्रक होता है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की मदद करता है। प्राथमिक क्षेत्रक, आइए अब हम और चित्र से इसको विस्तार से समझ लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां होती हैं, जैसे कृषि। कृषि से हमको क्या प्राप्त होता है? गेहूं है, चावल है, दाल है, कपास है, बहुत तरह की दालें प्राप्त होती, गन्ना प्राप्त होता है और अनेक तरह के उत्पादन है, फूल है, फल है, सब्जियां हैं। ये सारी चीजें किससे प्राप्त होती हैं? हमें कृषि से प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार डेयरी का उत्पाद है, ये भी हमको प्रकृति से प्राप्त होता है, तो ये भी किस में होगा? प्राथमिक क्षेत्रक में होगा। मुर्गी पालन है, भेड़ पालन है, बकरी, सूकर पालन है या फिर मछली पालन है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक को किस नाम से जानते हैं? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं का विनिर्माण करके अन्य वस्तुओं का निर्माण करना द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। जैसे आपको अभी खेत से क्या प्राप्त हुआ था? कपास। कपास का किस क्षेत्र में आता है? हमारे प्राथमिक क्षेत्रक में। अब यदि कपास आ गया फैक्ट्री में और फैक्ट्री में इससे क्या बन गए? कपड़े बन गए। यानी कपास का विनिर्माण होके ये क्या तैयार हो गए? हमारे कपड़े। तो ये किस में आएगा? हमारे द्वितीयक क्षेत्रक में। एक और उदाहरण देख लेते हैं। गन्ना। गन्ना हमारा क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त होता है। हमें खेत में हम इसका उत्पादन करते हैं और गन्ने से हम क्या बना लेते हैं? फिर गुड़ भी बन सकता है इससे और शक्कर भी बन सकती है। गन्ना प्राथमिक होगा लेकिन गुड़ और शक्कर क्या होगा? द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा। अभी हमने देखा था कि ईंट मिट्टी से बनी थी और यदि इसी ईंट से हमने घर बना दिया तो ये हमारे द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। यह क्षेत्रक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक स्वयं उत्पादन नहीं करता, यह केवल प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करता है। जैसे आप बस में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, बस किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, बस आपको लड्डू पेड़े नहीं देती, बस आपको कपड़े नहीं देती, वो केवल आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में आपकी मदद करती, हेल्प करती, आपकी सेवा करती। इसी प्रकार चाहे धोबी है या मोची है या सफाई वाला है या आपके घर में जो बर्तन साफ करने वाली नौकरानी है, वो क्या करती है? वो केवल अपनी सेवाएं देती हैं। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या मैं कोई आपको वस्तु का निर्माण कर रही हूँ? नहीं, मैं केवल क्या दे रही हूँ? आपको सेवाएं दे रही हूँ। इसी प्रकार डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सभी अपनी सेवाएं देते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? साथ में सेवा क्षेत्र।
तो तृतीयक क्षेत्रक को किस नाम से भी जाना जाता है? सेवा क्षेत्रक, क्योंकि इस क्षेत्र में जितनी भी होती हैं ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? सेवा के अंतर्गत आती हैं। अब हम तीनों को प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक तीनों को एक साथ समझ लेते हैं, क्योंकि यदि आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राथमिक और द्वितीयक में अंतर बताइए, तो आप यहाँ इस स्लाइड से आप दोनों में अंतर बता सकेंगे, या प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक तीनों में अंतर बताइए। तो हम एक साथ इसको परीक्षा में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा प्राथमिक क्षेत्रक। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करने को हम प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहते हैं। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है प्राकृतिक संसाधनों का। अभी हमने देखा था ना कृषि, है ना, या हमने दुग्ध पालन देखा था, जो भी चीज, या वन है, यानी जो भी चीजें हमको प्राकृतिक संसाधन से मिलती है वो कहलाती है प्राथमिक क्षेत्रक। और द्वितीयक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जो प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पादों को अपनी गतिविधि से कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक कहलाते हैं। यानी द्वितीयक क्षेत्रक क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक की चीजों को कच्चे माल की तरह उपयोग करके उससे कोई और नई चीज बना देते हैं। जैसे यहाँ पे हमको कपास मिला था तो कपड़े बन गए थे, यहाँ हमको गन्ना मिला था तो उससे गुड़ या शक्कर बन गया था। तो द्वितीयक क्षेत्र क्या है? जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है और नई वस्तु का निर्माण करता है। तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती है। यह गतिविधि स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। ये स्वयं उत्पादन नहीं करती, ये किसी भी वस्तु का निर्माण स्वयं नहीं करती। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर रही हूँ, मैं केवल पढ़ा रही हूँ, मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो इस तरह से ये तीनों में मुख्य अंतर है। पहला, प्राथमिक क्षेत्रक में अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। और द्वितीयक क्षेत्रक किससे जुड़े हुए हैं? उद्योगों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्रक। और तीसरा में किसका निर्माण होता है? सेवाओं का, इसीलिए तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। इसका उदाहरण क्या है? कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन और उत्खनन। और द्वितीयक क्षेत्रक का लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, बिस्किट। और तृतीयक का बैंकिंग है, बीमा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, या पर्यटन है। आप कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने जाने के लिए आपको सिर्फ आपको आनंद प्राप्त होता है, वहां किसी वस्तु का तो निर्माण नहीं होता ना। तो ये पर्यटन भी किसके अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्रक। यदि आपसे परीक्षा में केवल ये पूछा जाता है प्राथमिक क्षेत्रक को समझाइए, तो आपको ये जो तीनों बिंदु है प्राथमिक क्षेत्रक के, ये लिखना है। यदि परीक्षा में ये पूछा जाता है तृतीयक क्षेत्रक क्या है, तो हम इन तीनों के बारे में लिख देंगे। आर्थिक गतिविधियां तीन विभिन्न वर्गों में अभी हमने विभाजित की, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये तीनों में अंतर था, परंतु अंतर रहने के साथ साथ ये तीनों एक दूसरे पर भी निर्भर हैं। इसके लिए आपके बुक में यहाँ तालिका 2.1 में उदाहरण दिया हुआ है। कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। कल्पना करना है, आप सोचिए कि यदि किसान ने अपना गन्ना देने से मना कर दिया तो क्या चीनी मिल चल पाएगी? किसान है यानी ये प्राथमिक है, और चीनी मिल यानी ये द्वितीयक क्षेत्रक है। इसका मतलब ये है कि प्राथमिक किस पे निर्भर है? द्वितीयक पर निर्भर है। जब तक प्राथमिक वाला अपना गन्ना नहीं देगा तो चीनी या शक्कर का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण दिया है यहाँ पे, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? भोजन की। कल्पना करें कि यदि ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल कर दी, ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या हुआ? तृतीयक क्षेत्रक। बस, ट्रक और ग्रामीण क्षेत्र में सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएंगे।
देखिए, यानी क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो सेवा क्षेत्र है, ट्रक ने हड़ताल कर दी। यहाँ गांव में किसानों के पास भरपूर सब्जी, दूध और अनाज है, परंतु जब तक तृतीयक क्षेत्र का ट्रक इसको लाकर शहर में नहीं पहुंचाएगा तो शहर में खाने की क्या होगी, कमी होगी, या खाना के लिए लोग परेशान होंगे। इस तरह से हमने क्या देखा कि प्राथमिक क्षेत्र भी किस पर निर्भर है, तृतीयक क्षेत्र पर। तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक हो या द्वितीयक हो या तृतीयक हो, तीनों क्षेत्र आपस में एक दूसरे के सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकते। ये हैं मिस्टर दीपक। इनका कंप्यूटर बनाने का कारखाना है और ये हर महीने 500 कंप्यूटर बनाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि हमारे देश का कुल उत्पादन कितना होगा। मैंने तो बता दिया कि ये मिस्टर दीपक हैं, इनके यहाँ 500 कंप्यूटर बनते हैं, परंतु मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश का कुल उत्पादन कितना है। अब आप कहेंगे कि मैडम इतना बड़ा देश है, यहाँ कितनी वस्तुएं बनती हैं, सुई से लेके जहाज तक, और कितने सारे कर्मचारी नौकरी करते हैं, कितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, धोबी है, या कितनी नौकरानियां हैं, सब्जी वाले हैं, प्रेस वाले हैं। तो हम कैसे अपने देश का उत्पादन, पूरे देश का उत्पादन बता सकते हैं। जब हम किसी देश की सभी वस्तुओं और सेवाओं को हम जोड़ देते हैं तो उससे हमको उस देश का क्या प्राप्त होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ये शब्द से आपका पीछा नहीं छूटने वाला जब तक आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। और जब आप अर्थशास्त्र नहीं पढ़ रहे होते हैं तब भी आपको जीडीपी का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि जीडीपी से ही पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था विकास कर रही है कि नहीं कर रही, हमारे देश में उत्पादन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो अब ये बताइए कि अब हम जीडीपी कैसे निकालें, सकल घरेलू उत्पाद हम ज्ञात आखिर करें कैसे, क्योंकि देश में तो बहुत सारी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। सभी अर्थशास्त्रियों ने क्या सोचा कि अब हम इतनी सारी वस्तुएं और इतनी सेवाओं को हम योग करके कैसे निकालें जीडीपी। तो इन्होंने, अर्थशास्त्रियों का ये मत था कि हम वस्तुओं का, जितनी वस्तुएं हैं इनको जोड़ के, इनको हमें नहीं जोड़ना, बल्कि हम क्या करें, इनके रुपए को, इनके मूल्य को हम जोड़कर देश की जीडीपी ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए, टॉफी है, कपड़ा है, तेल है, साबुन है, हम सभी वस्तुओं को कैसे जोड़ेंगे। इसको समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन इतना भी कठिन नहीं है, और जीडीपी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इसको जरूर समझिए, और आपके पुस्तक में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ये एक उदाहरण मैंने लिया है कि मान लो एक देश है जहां पर 10,000 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन हुआ, तो गेहूं को हम नहीं जोड़ेंगे, बल्कि ये गेहूं कितने रुपए में बिका, कितने रुपए में, 80,000 रुपए में, इसको हम जीडीपी में जोड़ लेंगे। यदि 5,000 नारियल का उत्पादन हुआ, एक नारियल 10 रुपए का बिक रहा है, तो कुल नारियल कितने का बिका, 50,000 का। इसी प्रकार एक डॉक्टर है, उसका वेतन कितना है, 80,000 रुपए है। यदि इस देश में केवल ये 3 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तो इस देश की जीडीपी कितनी हो जाएगी, आप बताइए। इस देश की जो जीडीपी होगी वो होगी हमारी, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो हमारी कितनी हो गई जीडीपी, 21 लाख। ये हमारे देश की जीडीपी। अब आप समझ गए होंगे, ये तो केवल 3 वस्तुएं हैं। इसी प्रकार हमारे देश में जितनी वस्तुएं हैं सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, तीनों क्षेत्रकों में उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी वस्तुओं के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। मतलब हम तीनों क्षेत्रक से जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, चाहे प्राथमिक क्षेत्रक हो, द्वितीयक हो और तृतीयक, इन तीनों से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं को जब हम जोड़ देंगे तो हमें देश का क्या प्राप्त हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। परंतु यहाँ एक वर्ड और दिया है, अंतिम वस्तु। केवल हमको किसको जोड़ना है,
अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को। अब ये अंतिम वस्तु क्या है, इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि एक किसान है। किसान गेहूं बेच रहा है कितने रुपए में? 80 रुपए में। किसको बेचा? ये आटा के मिल मालिक को बेच दिया। आटा वाले ने गेहूं को से आटा बना लिया और इस आटे को कितने रुपए में बेच दिया? 100 रुपए में। किसको बेच दिया? बिस्किट बनाने वाले को। अब ये जो बिस्किट बनाने वाला है, इस आटे से इसने बिस्किट बना दी और ये बिस्किट कितने में इसने बेच दिया? 200 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया इसने बिस्किट? 200 रुपए। यानी गेहूं उसमें केवल कितना उपयोग हुआ? 80 रुपए का। फिर गेहूं से क्या हो गया? आटा 100 रुपए का बिका और आटे से अब बिस्किट कितनी बन गई? 200। यहाँ जो अंतिम वस्तु है वो क्या है? आपकी बिस्किट है, क्योंकि बिस्किट का उपयोग कौन कर रहा है? उपभोक्ता। ये तो खाने के बाद खत्म हो जाएगी, इसका और अधिक उपयोग नहीं हो रहा, ये अंतिम है, ये बाजार में आ गया है और बाजार से हम खरीद के ले आए हैं और हमने खा लिया है। तो ये कौन सी वस्तु है? अंतिम वस्तु। अब ये जो अंतिम वस्तु है इसको ही हम जीडीपी में शामिल करेंगे। जीडीपी में हम गेहूं और आटे को नहीं जोड़ेंगे, हम केवल किसको जोड़ेंगे? बिस्किट के मूल्य को। क्योंकि ये जो बिस्किट वाला है ना, इसमें इसने गेहूं के मूल्य को भी जोड़ लिया था और आटे के मूल्य को भी जोड़ दिया था, इस 200 रुपए में शामिल है। यदि हमने गेहूं का मूल्य 80, आटे का 100 और 200 बिस्किट, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 380। तो क्या बिस्किट 380 की है? नहीं, यानी उससे दोहरी गणना होने की संभावना होती है। और ये जो आपका आटा है और ये गेहूं है, ये कौन सी वस्तुएं कहलाता है? मध्यवर्ती वस्तु। यानी इसका उपयोग अभी और आगे होना है। तो अंतिम वस्तु को बस हम, ये जो अंतिम वस्तु बिस्किट है, इसको भर हम जीडीपी में शामिल करेंगे, ये मध्यवर्ती वस्तुओं को जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। जीडीपी से देश की, हमारे या किसी भी देश की उत्पादन क्षमता का पता चलता है। भारत में जीडीपी का जो मापन का कार्य है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। यह राज्य सरकारों के सहयोग से उनके राज्य में कितनी वस्तुएं बन रही हैं या कितनी सेवाएं, यानी कितने नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, इन सभी सूचनाओं को एकत्रित करके जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। आप जिस फोन से पढ़ रहे हैं या आपके पास कॉपी पेन या आप टेबल में बैठे हैं, वो सभी जीडीपी में शामिल है। आप ये मत सोचिए कि आपके घर में जो चीजें आई हैं या आपने बाजार से जो लेके आए हैं वो जीडीपी में शामिल नहीं है। हमारे देश की प्रत्येक वस्तु किसमें शामिल है? जीडीपी में शामिल है। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। हमारे बुक में ये आलेख दिया हुआ है, आलेख 1। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक द्वारा सकल घरेलू उत्पाद। ये जो दिया हुआ है इसमें 2 वर्ष 1973 और 2013-14 इनके उत्पादन को दिखाया गया है। आप इस चित्र की सहायता से ये 40 वर्षों में उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ है या कितनी वृद्धि हुई है वे आप देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन कलर दिया हुआ है ये तृतीयक क्षेत्रक है। जो ग्रीन कलर है वो कौन से क्षेत्र को दिखा रहा है? तृतीयक। रेड कलर द्वितीयक और ब्लू कलर है ये प्राथमिक क्षेत्रक को। तो इस चित्र को देख के हम ये 3-4 प्रश्न हल कर सकते हैं। 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन सा था? ये देखिए, सबसे बड़ा एरिया कौन सा दिख रहा है? ब्लू वाला। ब्लू यानी प्राथमिक क्षेत्रक। तो 73-74 में जो सबसे बड़ा उत्पादक था वो प्राथमिक क्षेत्रक था। 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन सा है? यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कौन सा है? तृतीयक क्षेत्रक। ग्रीन कलर कौन सा है? तृतीयक। क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किस क्षेत्रक में सबसे अधिक वृद्धि हुई? वो भी दिख रहा है। ये सबसे अधिक समृद्धि किस में हुई है? तृतीयक क्षेत्रक में। 2013-14 में भारत का जीडीपी क्या है? ये 2013-14 में भारत का जीडीपी कितना है? लगभग 55 लाख रुपए, लगभग इतना है। तो इस तरह से आप यदि चित्र की सहायता से समझेंगे तो आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे और आपको समझने से आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आपके बुक में एक प्रश्न दिया है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसे।
तो देखो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का विभाजन करने से क्या पता चल जाता है कि प्राथमिक क्षेत्रक या द्वितीयक क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो अधिक विकास कर रहा है, किसको सुधार की जरूरत है, या तीनों में से उत्पादन किस क्षेत्र में अधिक हो रहा है। इसीलिए हमको तीनों का विश्लेषण या तीनों का विभाजन करना आवश्यक है। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का महत्व बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? भारत में तृतीयक क्षेत्रक महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? यहाँ पे देखिए, 2013-14 और 2073-74, इनमें अंतर करिए। ये देखिए, यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र कम था और 2013-14 में तृतीयक क्षेत्र कैसा हो गया है? बढ़ गया है। सकल घरेलू उत्पाद कहाँ का बढ़ गया है? तृतीयक क्षेत्र। 40 वर्षों में भारत में प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बना है। इसके क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो ये है कि प्रत्येक देश में जो आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे अस्पताल है, शैक्षणिक संस्थाएं यानी स्कूल है, डाक तार सेवा यानी पोस्ट ऑफिस, थाना है, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, आप गांव में ग्राम पंचायत देखते हैं ना, या नगर निगम है, रक्षा यानी पुलिस चौकी देख रहे होंगे। पहले इतनी बसें नहीं चलती थी, क्या इतने बैंक होते थे? क्या हर बच्चे का अकाउंट होता था? नहीं होता था। तो धीरे धीरे प्रत्येक देश में जो आवश्यक सेवाएं हैं, ये बढ़ने के कारण तृतीयक क्षेत्र विकास किया है। क्या पहले इतने स्कूल होते थे हर गांव में? क्या इतने अस्पताल होते थे? नहीं होते थे। गांव में पंचायत भवन होता था क्या? नहीं होता था। इतने अधिक बैंक खाते नहीं थे। तो ये सारी आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ने के कारण ये कौन से क्षेत्र में आता है? तृतीयक क्षेत्र में आता है। जब ये तृतीयक क्षेत्र में आता है तो तृतीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण भी है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, कृषि और उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार और भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। जैसे जैसे यदि हमारी कृषि बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और उद्योग बढ़ेगा, तो उनको ले जाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हमको ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारे गेहूं का उत्पादन 1000 कुंटल हो गया, तो उसको स्टोर करने के लिए भी हमको गोदाम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से यदि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र विकास करेगा, तो तृतीयक क्षेत्र को विकास करना पड़ेगा। आय बढ़ने के साथ साथ आप भी देखते हैं कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ रही है, तो आप होटल में खाना पसंद करते हैं, कहीं घूमने निकल जाते हैं, मूवी देखने निकल जाते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती जाती है, तो वो खर्च किस में करने लगते हैं? तृतीय क्षेत्र पर। इससे संबंधित प्रश्न दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर में के समर्थन में कारण दीजिए। तो ये जो कारण हमने पढ़ा, इसके कारण ही ये जो तृतीयक क्षेत्रक है, ये क्या हो गया है? महत्वपूर्ण हो गया। तो ये तीनों पॉइंट आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। अब ये हमारा जो आरेख 3 है, यहाँ से हम देख पाएंगे कि कहाँ पर किस क्षेत्रक में कितने लोग रोजगार से लगे हुए हैं। देखिए 77-78, 77-78 में 71% लोग प्राथमिक क्षेत्र में नौकरी कर रहे थे, परंतु अब देखिए प्राथमिक में कम हो गए हैं, द्वितीयक में रोजगार बढ़ गया है और तृतीयक में भी रोजगार बढ़ गया है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार में पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। अभी जितना हमारे देश में उद्योग और फैक्ट्री बढ़ जाना चाहिए था और तृतीयक क्षेत्र बढ़ जाना चाहिए था, अभी भी उतना रोजगार नहीं बढ़ पाया। अभी भी हमारे देश की आधी जनसंख्या लगभग किस पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जिनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। यानी ये पता चलता है इसके पहले के आरेख में कि हमको जो प्राथमिक क्षेत्रक है, इसमें उत्पादन ज्यादा नहीं है, ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लगभग 50% लोग काम कर रहे हैं, परंतु उत्पादन बहुत कम हो रहा है, 1/6वां भाग भर इनका उत्पादन हो रहा है। तो अभी भी हमारे देश में रोजगार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है। आपके बुक में एक एक्सरसाइज और दी है, निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित कीजिए। तो आप यदि ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आप
कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है। जैसे दर्जी है, दर्जी द्वितीयक में आता है, उसको कपड़ा मिल जाता है, कपड़े से वो क्या बना देता है, शर्ट बना देता है। पुजारी सेवा कर रहा है, ये तृतीयक में आ जाएगा। कुम्हार प्राथमिक में आ जाएगा, मिट्टी से वो ईंट बना रहा है। टोकरी बुनकर कैसे क्या होगा, ये भी द्वितीयक होगा, क्योंकि इसको बांस मिलेगा तभी तो ये टोकनी बनाएगा। कुरियर पहुंचाने वाला, ये तो सेवा क्षेत्र वाला है। मधुमक्खी पालक, ये प्राथमिक क्षेत्रक है। तो इस तरह से आप ये जो एक्सरसाइज पार्ट के पीछे दी हुई है, एनसीईआरटी की यही विशेषता है कि यदि आपने इसकी जितनी एक्सरसाइज दी है यदि कर लिए तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ तक का अच्छे से पुस्तक में 2-3 बार पढ़ लीजिए। अगला आगे का हम अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू।